जय हिंद दोस्तों, मैं विकास यूजीसी नेट सेकंड हिस्ट्री पेपर फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं फिलोपिन पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होगी। तो जुड़ जाइए एक बार सभी की क्लास को ज्वाइन स्टार्ट करेंगे। प्रमदीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अंजलि। आप एक मिनट रुक जाइए, मैं नोटिफिकेशन सेंड कर देता हूँ क्योंकि क्लास मैंने दोबारा स्टार्ट की है। उस क्लास के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। आप सिर्फ एक मिनट रुक जाइए, मैं नोटिफिकेशन। जी हेलो सभी को शुभ प्रभात। जुड़ जाइए एक बार, क्लास को स्टार्ट करते हैं फिर। ज्यादा समय हो चुका है हमारे क्लास को, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जिस भी बच्चे ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया इसको ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, ताकि यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी न्यू अपडेट रहते हैं आपको मिलती रहे। इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, यहाँ पर शॉर्ट्स वीडियो डलते हैं जो आपके लिए पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज फैक्ट रखती है। फिलअप हम लेकर आए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की क्लासेस लेकर आ चुका है आपके लिए। इसके अंदर आपको नोट्स मिलते हैं, लाइव क्लासेस आपकी रहती है, एमसीक्यू प्रैक्टिस आपका रहता है, फुल नोट्स आपके लिए रहते हैं। पेपर फर्स्ट की फीस की अगर मैं बात करूँ तो 1,999 आपकी फीस रहती है और पेपर सेकंड की भी 1,999 आपकी फीस रहती है। अगर आप कॉम्बो लेते हो तो 2,999 आपको पे करना रहता है। कूपन कोड यूज कीजिए VIP10, आपको 10% ऑफ मिलता है फिलोफिन के हर बैच पर, ठीक है। मामलुक वंश को हम पढ़ रहे थे, तो मामलुक वंश के बाद हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कंप्लीट करने के बाद हमने इल्तुतमिश को स्टार्ट किया था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश को हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि इल्तुतमिश के आगे का इतिहास यहाँ से क्या रहता है। इल्तुतमिश मध्य एशिया जनजाति का तुर्क था। अपने भाइयों के द्वारा व्यापारियों को बेच दिया गया था। गौरी की अनुमति से ऐबक ने इसे गुजरात विजय के बाद खरीदा था 1 लाख जितल में। ऐबक ने अपने शाही अंगरक्षकों का प्रधान नियुक्त किया था। बुलंदशहर का इक्ता प्रदान इसे किया था। क्या किया था? बुलंदशहर का इसको इक्ता भी प्रदान किया था। देखो हुआ क्या था। इल्तुतमिश मध्य एशिया की तुर्क जनजाति से है। ठीक है, योगेंद्र गुड मॉर्निंग, सुमित्रा गुड मॉर्निंग, आप सभी को सुप्रभात। अपने भाइयों के द्वारा
व्यापारियों को बेच दिया। व्यापारी से कहाँ लिया है? इसे लिया है बुखरा, बुखारा। और बुखारा में हाजी। हाजी ने खरीदा। हाजी के बाद जमालुद्दीन, मोहम्मद, चुकस्तावा। एक मिनट, चुस्तकावा है ना, चुकस्तावा नहीं है। इसको क्लियर करते हैं। चुस्तकाब ने उससे खरीद लिया। यहाँ तक किस चीजें समझ में आई? इल्तुतमिश मध्य एशिया जनजाति, तुर्क जनजाति का, भाइयों ने भेज दिया व्यापारियों को। ठीक है। बाल्यकाल में, ये छोटी उम्र की बात है, बाल्यकाल में इसको बेच दिया था। बुखारा के हाजी ने इसको खरीदा। हाजी से जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकाव ने इसको खरीद लिया था। उसके बाद गोरी ने इसको बाद में कहां पर ले जाया गया? गोरी ने गजनी दास बाजार, उसे खरीदने की कोशिश की। कितना मोल लगाया इसने? 1,000। 1,000 दिनार इसका मोल लगाया था। दो दास थे यहाँ पर, एक इल्तुतमिश और एक तमगाज। कौन है? तमगाज। दो दासों को खरीदने के लिए 1,000 दिनार का मोल लगाया था। जमालुद्दीन ने इन्हें बेचने से मना कर दिया, भाई इतने सस्ते में तो नहीं बेचेंगे। क्या कर दिया? बेचने से मना कर दिया। इतनी चीजें समझ में आई? बाद में गोरी की अनुमति लेकर किसने खरीदा? ऐबक ने। गुजरात विजय के बाद। कब? गुजरात विजय के बाद। जो दोनों दासों को खरीद लेता है। ठीक है। 1,00,000 जीतल में अमूल्य कितना था? 1,00,000 जीतल। इल्तुतमिश कुल 5 बार दास के रूप में खरीदा गया व बेचा गया था। क्लियर है?
कमेंट कीजिए। ऐबक ने इसे अंगरक्षकों, शाही अंगरक्षकों का क्या कर दिया, प्रधान बना दिया। कौन सी उपाधि दिया, कौन सा पद दे दिया इसको, सर ए जहांदार का। सर ए जहांदार के पद पर इसे नियुक्त कर दिया, और वो था कौन, शाही अंगरक्षकों का एक प्रधान था। Iltutmish was a Turk of the Madhya Asia tribe. It was sold by his brothers to the traders with the permission of Gori Aibak, brought it for 1 lakh Zital. After the victory of Gujarat, Aibak had appointed him the head of his royal bodyguards, was granted Ikta of Bulandshahr. गोरी के खोखरों के विरुद्ध अभियान में इल्तुतमिश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसने खोखरों को झेलम नदी में धकेल दिया था। इस समय गोरी ने इसे खिल्लत प्रदान की और दास्ता से मुक्त करवा दिया। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने आराम शाह की मृत्यु कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। देखो, समय 1205 अंतिम अभियान था खोखरों के खिलाफ। गोरी का, ठीक है, गोरी के अभियान में खोखरों के विरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसने झेलम नदी में उनको धकेल दिया, दास्ता से इसे मुक्त करवा दिया, दास्ता से मुक्त करवा दिया। अमीरन उल उमरा की उपाधि प्रदान की। ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश बहराम शाह को मारकर 1211 ईस्वी में स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। क्लियर है। अब कुछ इतिहासकार है, जो इतिहासकार इसके बारे में क्या कहते हैं, जैसे डॉक्टर अर्नोल्ड है। डॉक्टर अर्नोल्ड ने इल्तुतमिश के बारे में क्या कहा, कहा कि इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन पर अपहरण करता है। देखिए, डॉक्टर अर्नोल्ड इल्तुतमिश दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता है। क्या है, अपहरण करता था। ये बात किसने कही, डॉक्टर आर्नोल्ड ने। आरपी पिल्ली, आरपी त्रिपाठी। इल्तुतमिश ने
अनियमिति से रूप से गद्दी धारण की। ठीक है, आरपी त्रिपाठी कहते हैं कि इल्तुतमिश ने अनियमित रूप से दिल्ली की गद्दी धारण की थी। इल्तुतमिश का जो शासन है 26 वर्ष का है, जिनको हम 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। कमेंट कीजिए एक बार, यहां तक समझ में आ गया? शासनकाल कितना है? 26 वर्ष का। 3 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे इसको। पहले पढ़ेंगे 1211 से लेकर 20 तक, विद्रोहियों का दमन। या फिर विरोधियों का दमन। 1221 से लेकर 1227 तक मंगोल आक्रमण पढ़ेंगे। 1228 से लेकर 1236 तक वंशीय सत्ता संगठन का कार्य। ठीक है चंपा बहन, तो Iltutmish played an important role in the campaign against the cockroach of Gori. He pushed the cockroach into the Jhelum River. At this time, Gori granted him khillat and free from slavery. After Aibak's death, Iltutmish killed Aramsa and himself, ascending the throne. आगे देखिए, कुबाचा की हार व मृत्यु। एक मिनट, हाँ ये आएगा भाई। 1228 से लेकर 1236 तक रहेगा वंशीय सत्ता स्थापित करना, संगठन करना, यानी वंशीय सत्ता को स्थापित करने के लिए जो प्रयास किए गए, जैसे एकता प्रणाली हो जाएगी, आपका चालीसा दल हो जाएगा, इन चीजों को हम इसमें पढ़ेंगे। ताजुद्दीन यलदौज से संघर्ष। गजनी में यलदौज को शाह अलाउद्दीन मोहम्मद से हार जाता है। गजनी में यलदौज को शाह अलाउद्दीन मोहम्मद से हार जाता है, यानी हरा देता है, और यह भागकर पंजाब आ गया। पंजाब में इसने कुबाचा को वहां से खदेड़ दिया और लाहौर पर अधिकार कर लिया था। अब इसका शासन थानेसर तक फैल गया था। इसने इल्तुतमिश के पास संदेश भेजा कि मैं गोरी का वास्तविक उत्तराधिकारी हूं और भारतीय साम्राज्य पर मेरा अधिकार है। देखो, है कौन? यलदौज। गजनी में यलदौज को शाह अलाउद्दीन मोहम्मद से हार जाता है, यानी गजनी में यलदौज को हराया किसने? शाह अलाउद्दीन मोहम्मद। तो यलदौज भागकर कहां आया? पंजाब। पंजाब में कौन था? कुबाचा। कुबाचा को क्या किया?
खदेड़ दिया। क्या कर दिया? खदेड़ दिया। तो किसके ऊपर शासन हो गया? लाहौर पर। लाहौर की सीमा कहां तक आ गई थी? थानेसर तक। ठीक है। संदेश भिजवाया इल्तुतमिश के पास कि मैं उसका वास्तविक संस्थापक हूँ, तो ये संपत्तियां मेरी भी होनी चाहिए। तो यल्दोज व इल्तुतमिश के बीच क्या होगा? अब होगा युद्ध। त्राइन का तीसरा युद्ध अभी होगा। ठीक है। देखो आमने सामने कौन हो गए अब? यल्दोज और इल्तुतमिश आमने सामने हो गए, युद्ध हुआ। तराइन का तीसरा युद्ध। यल्दोज झांसी भाग गया। झांसी हरियाणा में है भाई। ठीक है। झांसी हरियाणा में है। पृथ्वीराज चौहान का किला जो है वो हरियाणा में है। इनके सगे संबंधी थे एक द्रुपद। झांसी के अंदर, झांसी का अर्थ होता है असीगढ़। प्राचीन नाम क्या है? असीगढ़। असी का अर्थ है तलवार, तलवारों का किला बोल दिया जाता है इसको। तो द्रुपद नामक व्यक्ति यहाँ पर तलवार बनाता था भाई। ठीक है। अंग्रेजों ने इसको पुलिस स्टेशन भी बनाया था कुछ समय के लिए, और बाद में ये बदल गया था। फांसी भाग जाता है और यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। इल्तुतमिश क्या हो जाता है? जीत जाता है। हाशम निजमी कहते हैं मोहम्मद जुनैदी द्वारा सांधनीति बाण से घायल करके बंदी बना लिया गया। यानी धनुष के साथ किसने इसको कर दिया, घायल कर दिया? मोहम्मद जुनैदी ने इसे घायल किया। और मोहम्मद जुनैदी ने इसे घायल करने के बाद इसको बंदी बना लिया गया और बदायूं भेज दिया गया। यहाँ से क्या कर दिया भाई? बंदी बनाया, बदायूं भेज दिया। और जहां पर इसकी मृत्यु हो जाएगी, बदायूं क्या हो जाती है? इसकी मृत्यु हो जाती है। ये कौन कहते हैं? हसन निजामी कहते हैं कि एक मोहम्मद जुनैदी है जिसने तीर मारा और ये घायल हो जाता है, उसको बंदी बना लिया जाता है। बाद में इसे बदायूं भेज दिया जाता है और बदायूं के अंदर ही इसकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? कमेंट कीजिए। ठीक है। और इसकी जो कब्र है बदायूं में है। और मिनाज कहता है कि कब्र जो मकबरा है तीर्थ यात्रा बन गया है। मिनाज के अनुसार ये कब्र तीर्थ यात्रा बन चुका है, तीर्थ स्थान बन गया है। जी बिल्कुल। देखो त्राइन का तीसरा युद्ध है, यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। यल्दोज को हरा दिया। यल्दोज भागकर कहाँ चला गया? हांसी। हांसी असम निजमी कहता है कि एक मोहम्मद जुनैदी ने तीर मारा जिससे वो घायल हो गया, उसको बंदी बना लिया गया। बंदी बनाकर उसे बदायूं भेजा गया जहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जो मकबरा है, इसकी जो कब्र है वो बदायूं में है। मिनाज उस सिराज कहता है कि इसके मकबरे को तीर्थ स्थल में बदल गया था।
क्लियर है? Yildiz is defeated by Shah Alauddin Muhammad in Ghazni, and he fell to Punjab. In Punjab, he drove out Kubasa from there and takes control of Lahore. Now his rule had separated till Thanesar. He defeated Iltutmish sent a message to Gori that I am the rightful heir of Gori and have authority over the Indian Empire. कुबाचा की हार व मृत्यु। यलदौज की हार के बाद नासिरुद्दीन कुबाचा ने दोबारा लाहौर पर अधिकार कर लिया था, जिसके चलते कुबाचा और इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ, जिसमें कुबाचा की हार हो जाती है और यह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। हुआ क्या? यलदौज की मृत्यु हो गई। लाहौर पर दोबारा अधिकार कर लिया कुबाचा ने, और क्या होगा? युद्ध होगा। इल्तुतमिश। कब? 1217 एडी में युद्ध हुआ था। मसूर के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। मंसूरा, ठीक है, मसूर नहीं, मंसूरा का युद्ध, मंसूरा के युद्ध के नाम से इसको जाना जाता है। चिनाब नदी के किनारे हुआ था भाई, चिनाब नदी के किनारे हुआ था। इल्तुतमिश ने जीत लिया। पुत्र नासिरुद्दीन मोहम्मद को अधिकारी नियुक्त किया। यहाँ पर क्या होता है? कुबाचा हार जाता है, पूरी तरह नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। 1227 में बठिंडा, सरस्वती और लाहौर इल्तुतमिश का अधिकार इन पर हो जाता है। 4 मई 1228 में कुबाचा ने सिंधु नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। क्लियर है? चल, मंगोलों का आक्रमण।
1221 ईस्वी में इल्तुतमिश ने मंगोलों का खतरा महसूस किया था। चंगेज खान ने ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। ख्वारिज्म के सुल्तान के पुत्र जलालुद्दीन मंगबरिनी चंगेज खान से बचने के लिए सिंधु घाटी की तरफ भागा। चंगेज खान ने इसका पीछा किया। मंगबरनी ने इल्तुतमिश से सहायता मांगी और इल्तुतमिश ने मना कर दिया था। इस आक्रमण का परिणाम यह निकला कि इल्तुतमिश का एक और प्रमुख शत्रु कुबाचा की शक्ति नष्ट हो गई थी। हुआ क्या, उसको जानने की कोशिश करते हैं। समय क्या है, 1221। इल्तुतमिश ने किसका खतरा महसूस किया? मंगोलों का। मंगोलों में व्यक्ति कौन है? चंगेज खान। अभी तक हम शासन पढ़ते आ रहे हैं। राजा मरते ही लगभग 2 या 3 दिन के बाद क्या हो जाता है? तख्ता पलट हो जाता है, यानी गद्दी के ऊपर कोई दूसरा व्यक्ति आकर बैठ जाता है। चंगेज खान की मृत्यु के बाद ऐसा नहीं था। चंगेज खान की मृत्यु बड़े ही रहस्यमय तरीके से हुई थी, और इसकी मृत्यु जब हुई थी तो काफी लंबे समय तक इसका शासन, इसका एम्परर जैसे पहले चलता था इसके समय, वैसे ही चलता रहा। ठीक है, इसका इतना खौफ था भाई। हम मूर्तियां देखते हैं, हमने 3 प्रकार की हम मूर्तियां देखते हैं। चौक चौराहों पर हम 3 प्रकार की मूर्तियां देखते हैं इतिहास से रिगार्डिंग। एक होती है जिसके एक मूर्ति ऐसी होती है, एक व्यक्ति घोड़े पर सवार है, जिसके घोड़े के निर्दयी इतना था कि जब भी युद्ध जीतता था तो स्कल्स, आदमी की खोपड़ियों की दीवारें बनवाने का इसको शौक था। इनफैक्ट जब इसको देखने के लिए जाता था तो उसको, इसके साथ कोई जाता नहीं था उस टाइम पे, अकेले ही जाता था इस दीवार को देखने के लिए, क्योंकि क्या पता क्या समझ में आ जाए कि ऐसा लगे कि ये जो यहाँ पर स्कल लगा है ना, ये ठीक नहीं लगा, साथ वाले का काट के लगा दो। इसलिए कोई डरता इसके साथ जाता ही नहीं था वहां पर, दीवार के सेक्शन पर। ठीक है, तो चौक पर हम 3 प्रकार की मूर्तियां देखते हैं। एक ऐसी मूर्ति है जिसमें घोड़े का एक पांव जमीन पर, एक उठा हुआ है। ये मूर्ति रहती है महाराणा प्रताप की। इसमें क्या है कि जिसके ऊपर जो सवार है ये युद्ध में घायल हुआ है, होने के कारण मृत्यु हुई है। बिल्कुल, महान एवं श्रापित कहा जाता है बेस को। चंगेज खां को महान एवं श्रापित कहा जाता है कि ये श्रापित भी था और महान भी था। ठीक है, महाराणा प्रताप की जो मूर्ति है उसमें एक पांव घोड़े का ऊपर होता है और एक नीचे, बाकी 3 नीचे। और एक मूर्ति हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। इसमें घोड़े के दोनों पांव ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो सवार है ये युद्ध स्थल पर ही मारा गया। क्या हो गया? युद्ध स्थल पर ही मारा गया था इस पर जो सवार है। और एक मूर्ति हम देखते हैं जिसमें चारों पैर घोड़े के जमीन पर होते हैं। इस पर जो सवार है ना, ये अपनी आकस्मिक मृत्यु, जैसे जो अपनी मृत्यु होती है ना, समय पूर्ण होता है जो, इसने वो किया है, और ये एक महान विजेता है।
ठीक है, महान विजेता है। तो आप चंगेज खां की जब भी तस्वीर देखोगे, जब भी कोई मूर्ति देखोगे, तो उसमें घोड़े के चारों पैर जमीन पर है। चंगेज खां, तेमुचियन भी इसको बोल दिया जाता है, तेमुचियन। महान एवं श्रापित इसको बोल दिया जाता है। स्वयं को खुदा कहकर, खुदा का कहर कहता था। ठीक है, मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था अभी तक। ठीक है, ये कौन सा धर्म अपनाते थे? सम्मानिष्ठवादी। सम्मानिष्ठवादी यानी धर्म था बौद्ध धर्म का विकृत रूप। क्या करते थे? बौद्ध धर्म का विकृत रूप ये अपनाते थे। यहां तक चीजें समझ में आ गई? देखो, अब क्या करेगा चंगेज खान? ख्वारिज्म पर अधिकार कर लेगा। बिल्कुल। शाह आलम, शाह अलाउद्दीन मोहम्मद। युद्ध होता है, जीत जाते हैं। कहां पर आक्रमण किया? ख्वारिज्म पर। शाह सुल्तान का, शाह अलाउद्दीन का एक पुत्र था, पुत्र था जलालुद्दीन मंगबरनी। ठीक है, चंगेज खां से बचने के लिए सिंधु घाटी की तरफ भागा। चंगेज खां क्या कर रहा है? पीछा करता है। हम्म। हाँ प्रदीप बहन, मुझे भी महसूस ऐसा ही हो रहा है। तो चंगेज खां इसका पीछा करता है, सिंधु नदी तक पहुंच जाता है। मंगबरनी के चचेरे भाई ने सिंधु नदी को पार करने में सहायता की थी। चचेरे भाई ने
सहायता की थी। और जिस स्थान पर यहाँ से ये नदी पार करवाई गई थी उस स्थान को क्या कहते हैं? चोले जलापी, चोले जलाली, चोले जलाली स्थान को कहा जाता है। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई? देखो फिर आगे सभी कमेंट करो एक बार, समझ में आ गई? तो अब मंगबरनी क्या करता है? इल्तुतमिश से सहायता मांगी और अपना एक दूत भेजता है। कौन भेजा? दूत भेजा, आइन उल मुल्क। सहायता की मांग करता है, दूत भेजता है आइन उल मुल्क को। इल्तुतमिश क्या करता है? मना कर देता है और इस दूत को मरवा देता है। और मंगबरनी को कहता है कि दिल्ली की जो हवा है, भारत की जो हवा है, उसके लिए ठीक नहीं है। ये बात कहकर उससे मना कर देता है। मंगबरनी ने 3 वर्षों तक, मंगबरनी कहाँ पे? हाँ, जलालुद्दीन मंगबरनी 3 वर्षों तक भारत में रहा। 1224 में भारत से खुरासान चला गया। ठीक है। अब क्या होता है? मंगबरनी और कुबाचा के बीच युद्ध होता है। क्या होता है? मंगबरनी और कुबाचा के बीच युद्ध होता है। जीत जाता है खोखरों की सहायता से। खोखरों की सहायता से युद्ध जीत जाता है मंगबरनी। कुबाचा हार जाता है। तो इस पूरे मंगोल आक्रमण का कंक्लूजन क्या निकलता है? कि भारत से इल्तुतमिश का एक प्रमुख विरोधी या फिर खतरा कुबाचा की शक्ति नष्ट हो जाती है और वह इल्तुतमिश चंगेज खान के जो आक्रमण थे उससे भी बच जाता है। क्लियर? Mongol invasion in 1221 AD, Iltutmish had realized that the Mongol invasion Genghis Khan attacked Khwarizm and conquered it. Jalaluddin Makbarni, sons of the Sultan of Khwarizm, went towards the Indus Valley to escape from Ghazni. Genghis Khan, who was pursued by अरे क्या हो गया ये Khan, Mangbarni asked for help from Iltutmish, but Iltutmish refused. The result of this attack was that the power of Kubacha, a major enemy of Iltutmish, was destroyed. Kubacha versus Mangbarni.
सहायता किसने की? खोखरों ने। खोखरों की सहायता से जीत जाता है। 3 वर्ष भारत में रहा। उसके बाद खुरासन चला गया। मैं जो मामलुक वंश है उसकी पीडीएफ आज सेंड कर दूंगा, कंप्लीट की। मैं सोच रहा हूँ एक बार ये कंप्लीट हो जाए, जैसे इल्तुतमिश तक कंप्लीट हो जाए, और इल्तुतमिश की फिर जो पीडीएफ होगी मैं आपको एक साथ सेंड कर दूंगा। इसमें कुछ ऐड करना बाकी है तो मुझे ऐड करना है इसके अंदर थोड़ा सा, ठीक है? तो वो सेंड हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। आज शाम को इल्तुतमिश कंप्लीट हो जाएगा, और इल्तुतमिश के कंप्लीट होते ही आपको क्लास मिल जाएगी। जो पीडीएफ है सॉरी, वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखिए आगे। इल्तुतमिश ने 1226 में नासिरुद्दीन महमूद को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था एवं दिल्ली की सल्तनत का एक नया इक्ता बनाया। नासिरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के बाद यहाँ विद्रोह हुआ, जिसका नेतृत्व मलिक इख्तियारुद्दीन खिलजी ने किया था। इस विद्रोह का इल्तुतमिश ने स्वयं दबा दिया था और बंगाल पर अपना नियंत्रण कर लिया था। जी परमदीप बहन, जी बिल्कुल। ठीक है, देखो कौन है नासिरुद्दीन महमूद। बंगाल इसको दे दिया और बंगाल एक नया एकता बना। इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तो इसकी मृत्यु के बाद क्या करता है? यहाँ पर विद्रोह हो जाता है। विद्रोह का नेतृत्व कौन करते हैं? विद्रोह का नेतृत्व किया था मलिक इख्तियारुद्दीन खिलजी। मलिक इख्तियारुद्दीन खिलजी। 1223 का समय है, ठीक है? इल्तुतमिश ने इस विद्रोह को संयम दबाया। और क्या किया? प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल व बिहार को अलग अलग कर दिया, और अलाउद्दीन जानी को नहीं, यही रहता है, सेम ही रहता है, क्योंकि इसमें ऐड करना बाकी है इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, तो अलाउद्दीन जानी को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। ठीक है, क्या किया? नियुक्त इसको कर दिया।
यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। और बंगाल को लखनौती भी बोल देते हैं भाई, ठीक है। अगर पर्सन में बंगाल ना मिले तो लखनौती का पूछ ले कि लखनौती का सूबेदार इल्तुतमिश ने किसे नियुक्त किया था पहले? नासिरुद्दीन मोहम्मद ने, ठीक है। लखनौती। बंगाल। राजपूतों के विरुद्ध अभियान। इल्तुतमिश ने वीर नारायण चौहान को हराकर रणथंबोर का अधिकार कर लिया। कौन है इल्तुतमिश? वीर नारायण, वीर नारायण चौहान रणथंबोर का शासक है। घेरा डाल दिया। और ये कहावत है रणथंबोर के लिए कि 70 शासक विजय पाने में असफल रहे। परंतु इल्तुतमिश को क्या कर लेता है? जीत लेता है और कुछ बाद चौहानों को सौंप देता है। चौहान वंशी, ठीक है। समय 1226 ईस्वी। युद्ध होता है, जीत जाता है। कुछ समय बाद चौहानों को सल्तनत की अधीनता या अधीनस्थता के रूप में सौंप देता है, ठीक है। राजपूत अभियान तक ही रखते हैं। कुछ ही बच चुका है, बस अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा इल्तुतमिश कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद रजिया और रुकनुद्दीन फिरोज खिलजी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद बलबन। अभी हम मैं सोच रहा हूँ कि संडे की क्लासेस भी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। संडे को भी हम क्लास करना स्टार्ट करेंगे अब, और मोस्टली 10 अक्टूबर तक मेडिवल खत्म करने का मेरा, ठीक है, कोशिश रहेगा कि 10 अक्टूबर तक तो मेडिवल खत्म हो जाए। 10 अक्टूबर तक यानी 10 दूनी 20 क्लासेस आपकी रहेंगी। 20 क्लासेस में से मान लीजिए दिल्ली सल्तनत कंप्लीट हो जाएगा 2 से 3 तारीख तक, ठीक है। और उसके बाद 8 से 10 दिनों के अंदर हमारा मुगल काल और मुगल काल के जितने भी स्त्रोत हैं उनको पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं हर चीज को आपके साथ जोड़कर पढ़ रहा हूँ। जैसे यूनिट 6 के अंदर आपका जाता है स्थापत्यता कला, लेकिन मैंने आपको इसके साथ ही करवाया है, तो आप इसके अंदर कंफ्यूज मत होइए कि सर यूनिट 3 रह गया हमारा, यूनिट 6। आप सिर्फ, आपका फोकस जो होना चाहिए वो होना चाहिए एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। अगर आप ये सोचोगे कि यूनिट वाइज हम चीजें करें, तो यूनिट वाइज आपके लिए गुड़ गोबर हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि आपका सब्जेक्ट यूनिट वाइज नहीं है, ठीक है। एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न के तरीके से चलिए।
बाकी 20 दिन जो बचेंगे उसके अंदर हम मॉडर्न हिस्ट्री को बेहतरीन तरीके से करेंगे। मॉडर्न का पार्ट छोटा सा पार्ट है, मॉडर्न के अंदर 10 से 12 टॉपिक होते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो, उनमें से प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, यहीं पर लिख देता हूँ, 10 से 15 टॉपिक है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूरा सिलेबस होगा अक्टूबर एंड। ठीक है। एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई जयंती, 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 1 नवंबर से हम रिवीजन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। एग्जाम डेट, पहले तो एग्जाम फॉर्म आएंगे। ठीक है। एग्जाम फॉर्म मेरा जो अनुमान था वो सितंबर मिड के अंदर था, लेकिन सितंबर मिड तक भी नहीं आया, क्योंकि एनटीए कुछ दूसरे एग्जामों के अंदर भी फंसा हुआ है। बिल्कुल, हरियाणा का बर्थडे है, और उस दिन हम 1 नवंबर से स्टार्ट कर देंगे। तो इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा। थैंक यू परमदीप। क्योंकि मेरा जो मकसद होता है वो बीच में बात करना नहीं होता, बीच में सिर्फ पढ़ाते रहो। रेयर चांस होता है कोई को टॉपिक आ जाता है तो उस पर बात करते हैं, क्योंकि अगर कोई टॉपिक मिल जाता है ना तो उसके ऊपर पूरा दिन गुजर जाता है बात करते हुए। इसलिए मैं बहुत कम बात करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एंड में बातें करेंगे, एंड में जो 2 से 3 मिनट है हमारे पास बचती है उसमें बातें कर लेंगे। थैंक यू अंजलि बहन। ओके, तो क्लास को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल अंजलि, ध्यान रखेंगे इस चीज का।